सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। ऑपोजिशन दावे करती रही, नंबर गेम की बात करती रही। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, खूब शोर शराबा हुआ, ऐवान मछली बाजार भी बना, हुल्लड़बाजी भी बहुत की गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ऑपोजिशन के एहतजाज और एतराज़ात के बावजूद इंतखाबी इस्लाहात का बिल कसरत राय से मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है। हुकूमत ने इसके साथ साथ भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपील देने के हक का बिल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन तरमीमी बिल, एंटी रेप बिल, नई मरदमशुमारी का बिल और हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के बिल समेत 2 दर्जन से जायद बिल्स मंजूर करवाए। लेकिन इन बिलों में सबसे ज्यादा मुतनाज़ मामला इंतखाबी इस्लाहात का था, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक तवील अरसे से हम रंजिशें और खिंचाव की कैफियत देख रहे हैं। इस बिल की मंजूरी के बाद आइंदा इलेक्शन में वोटिंग के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होगा और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोटिंग का हक हासिल होगा। हुकूमती इस बिल के हक में 221 अरकान असम्बली ने वोट दिए, जबकि इसकी मुखालफत में 203 वोट आए। तो इस हिसाब से अपोजिशन की जो मजमूई तादाद थी वो 219 बनती है। लेकिन अपोजिशन के 16 अरकान आज इस अहम इजलास से गायब रहे। अपोजिशन तो बहुत पुरुमीद थी, तो ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि तमाम अरकान आखिर गायब क्यों हुए। इसमें से कुछ तो बीमारी की वजह से चंद एक मुल्क से बाहर थे, वो तो एक जेन्युइन उनका रीज़न था। लेकिन बहुत सारे ऐसे अरकान भी थे जो बिना किसी रीज़न के गायब रहे। कल मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल उठाया था कि हुकूमत 19 नवंबर मुश्तरका इजलास बुलाकर ये बिल्स क्यों पास करवाना चाहती है, और साथ ही उन्होंने इंकशाफ भी किया था कि हुकूमत छोटी जमातों के अरकान की गर्दन मरोड़कर उनकी गर्दन पर बूट रखकर इजलास में शिरकत के लिए जोर डाल रही है। क्या कहा था उन्होंने कल, जरा ये सुनिए। दोबारा इजलास बुलाया गया है तो अफवाहें गश्त कर रही है, और ये सब अफवाहें ही नहीं बल्कि हकीकत के करीब तर बातें हैं कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। अब ये हुस्न इत्तेफाक था, ये कोई और मामला था कि हुकूमत के इत्तेहादी जो 2-3 रोज़ तक बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार कर रहे थे, वो अचानक से मान गए। खुद हुकूमत के अंदर के कुछ नाराज़ अरकान अचानक से मान गए। तहरीक इंसाफ के एमएनए आमिर लियाकत ने आज बड़ा वाज़ेह अंदाज में असम्बली में आते हुए बताया कि उन्हें असम्बली में कैसे लाया गया। क्या कहा उन्होंने, ज़रा ये भी देखिए। चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए हैं और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? अच्छा जो तो आमिर लियाकत साहब आए नहीं, लाए गए, बड़े एहतमाम से लाए गए। अब इतने एहतमाम से कौन लाया, ये भी अपनी जगह एक सवाल है। कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब भी आज के प्रोग्राम में मिल सके। मुश्तरका इजलास के दौरान एक कानूनी तनाज़ा भी खड़ा हुआ कि हुकूमती बिल पास कराने के लिए ऐवान में जो मौजूद अरकान की अक्सरियत ही दरकार है, या फिर कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान की जो कुल तादाद मिलाकर बनती है उसकी अक्सरियत दरकार है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने रूल्स का हवाला उस मौके पर दिया और कहा कि मुश्तरका इजलास में तरमीम की मंजूरी के लिए दोनों ऐवानों में अक्सरियत दरकार है, और अगर हुकूमत के पास 222 वोट ना हो तो ये कानून मंजूर ना। बिलावल की इस पर क्या दलील थी, ये सुनिए। आप गिनती करवाए हर बिल का, वो इसलिए कि आपका रूल्स के मुताबिक जॉइंट सेशन की मंजूरी के लिए सिंपल मेजॉरिटी काफी नहीं है। पूरा जॉइंट हाउसेस का स्ट्रेंथ का मेजॉरिटी जरूरी है, जिसका मतलब ये होगा कि अगर हमारा सेनेट में 100 मेंबरान हैं और हमारा नेशनल असेंबली में 342 मेंबर्स है, तो हुकूमत को 222 वोट्स प्रोड्यूस करना पड़ेंगे, वरना वो कानून इस हाउस में मंजूर नहीं होगा। अब इस मामले की कानूनी वजाहत भी होना बड़ी ज़रूरी है। इस पर मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने भी जवाब दिया बिलावल भुट्टो को, और स्पीकर असम्बली ने भी इस पर जवाब दिया। बाबर आवान ने कहा कि ऐवान में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके वोटों से ही फैसला हो जाएगा। और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बिलावल के एतराज़ पर जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में आइन को देखा जाता है, ना कि रूल्स को। इसके बाद फिर गिनती हुई,
गिनती पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर की जानिब से एतराज़ के बाद दोबारा गिनती हुई। उसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट किया, बाहर गुफ्तगू की और इस पूरे ये जो बिल पास हुआ इलेक्शन इस्लाहात का, इसको अपोजिशन ने बड़ा वाज़े कहा कि अदालत में चैलेंज किया जाएगा। अब ये भी एक सवाल है कि ये अदालत में चैलेंज हो सकता है या नहीं। फिर कुछ ही देर में ऐलान हुआ कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। तो अपोजिशन ने पार्लियामेंट में वापस आने की, ऐवान में वापस आने की तैयारी की, लेकिन कुछ ही देर में फिर ये भी ऐलान हो गया कि ये खिताब मनसूख हो चुका है। तो फिर उसके बाद वज़ीर आज़म भी वहाँ से चले गए। अब अपोजिशन आगे क्या करने वाली है और ये जो तमाम बिल्स मंजूर हुए हैं, क्या हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इन तमाम बिलों की मंजूरी से मुतमईन हैं? उन्हें ब्रीफिंग्स देकर मुतमईन कर दिया गया था। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं MQM पाकिस्तान से रऊफ सिद्दीकी साहब, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से सस्सी पलीजो साहबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। और नून लीग से अली गौर बलोच साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। तो रऊफ सिद्दीकी साहब, ये जो कुछ आज हुआ, जितने बिल्स मंजूर हुए, ज़ाहिर आप हुकूमत की इत्तेहादी जमात हैं, मुतमईन हैं आप? तमाम एतराज़ात, तमाम खदशात आपके इन बिल्स की मंजूरी से पहले हुकूमत ने दूर कर दिए थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मशावरत बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी फैसले पे, और ज़ाहिर बात है जब और अक्सरती अरकान अगर एक फैसला कर दे तो उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि ऑर्डिनेंस जो है वो बहुत ही रेयर होने चाहिए। ऑर्डिनेंस की बुनियाद के ऊपर ये ऑर्डिनेंस एक तरह से बाईपास होता है मुंतखब ऐवानों से। तो ये खैर सही बात है कि जॉइंट सेशन में ये बिल पेश हुए और अदबी अक्सरियत थी और उसकी बुनियाद पर ये पास हुए। अब रहा, जहाँ तक आपने तहफ़्फ़ुज़ात की बात की, वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हमारे बड़े जेन्युइन हैं और ये बात तो हकीकत पे भी है। इसको अपोजिशन का होना या हुकूमत का होने से कहीं ज़्यादा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचा जाए तो इतना बड़ा इलेक्शन जो पूरे मुल्क में हो रहा है और करोड़ों वोटर्स हो, और फिर मुल्क के जो दही इलाके हैं, गांव देहात, वहाँ पर किस तरीके से वोटिंग होगी, वहाँ पे कौन से वोट डलवाए जाएंगे, उसकी एक एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। और सारा का सारा मरकज इलेक्शन में ही ना रहे, तो ये एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट का हक देना, ये तो बहुत जरूरी था। आप लाखों लोग जो बैरून मुल्क है, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क की मामलात के ऊपर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये तो अच्छा रऊफ साहब, ये ओवरसीज पाकिस्तानी वाला जो मामला है, इस पर जरा थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं। आपसे मैं ये पूछूंगा कि ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो बुनियादी खदशा था कि EVM जिसके कब्जे में होगी वो उसको टेम्पर कर सकता है, तो वो जो खदशा था, वो जो रिजर्वेशन थी, क्या वो दूर हो गई या उसके रहते हुए आपने अक्सरियत का साथ देते हुए उसके हक में वोट दे दिया, या अभी भी वो रिजर्वेशन मौजूद है? देखिए, खदशा है और ये खदशा रहेगा। जब ये मैनुअल होता था 2018 के इलेक्शन में, जो मैनुअल हुआ उसमें क्या हुआ था, उसमें मशीन नहीं थी, वो तो मैनुअल था, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें इस तरह हुई और वोट का तकद्दुस पामाल हुआ। तो हमारे साथ ऐसा हुआ। अब हमें एक और फिक्र ज़्यादा भी ये भी थी कि ओवरऑल पाकिस्तान या फिर हमारे खदशात सबसे ज़्यादा इसलिए भी थे कि मैनुअल वोट में हमारी सीटें छीन ली जाती थी और आगे दूसरे को सबके के तौर पर और खैरात और ज़कात की सूरत में हमारी नशिस्तें जीती हुई दे दी जाती थी। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, सिर्फ अमेरिका का प्रेसिडेंट होता फिर रहा है, तो इसके साथ मशीनों ने धोखा दिया। मैं अगर मिजाज कह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल इसको इसके बुनियाद पर यह नहीं हो सकता कि आप एक जदीद निज़ाम को यकसर मुस्तरद कर दें या उसे अनफिनिश छोड़ दें। ये तो आपको करना पड़ेगा। फिर आपको जो प्रैक्टिस के लिए अभी 2 बरस आपके पास है, अगर जनरल इलेक्शन में भी जाना है तो आप बाई इलेक्शन में इसको ट्राई करते रहे। इसकी जो खामियां हैं वो सामने आती रहेंगी। लेकिन रऊफ साहब, ये प्रैक्टिस तो पहले से हुकूमत को शुरू कर देनी चाहिए थी। ये जो इतने सारे बाई इलेक्शन हुए, किसी एक इलेक्शन को अपोजिशन से बात करके इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर ये प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए थी। मैं आपकी तरफ से वापस आता हूँ सस्सी साहबा। बहरहाल ये बिल तो अब ज़ाहिर है कौमी असम्बली से मुश्तरका सेशन से पास हो गया है। बिलावल साहब का वो नुक्ता, उसकी भी ज़ाहिर है वजाहत आना भी कोशिश करेंगे किसी माहिर कानून से, उसकी भी वजाहत लें। और फिर ये अब आप लोग अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं, चैलेंज हो सकता है या नहीं, क्योंकि ये ज़ाहिर है
कसरत राय से मंजूर हुआ है। अब क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं? अदालत जाना वो तो उसमें शामिल है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं अब आप लोग? बहुत शुक्रिया जी। एक तो ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का दिन कंट्रोवर्सी से भरपूर रहा। एक बड़ा दाग है आज का दिन, ईवीएम के हवाले से भी और आई वोटिंग के हवाले से भी, ओवरसीज के हवाले से भी। ठीक है, ओवरसीज के हवाले से आप बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो लेजिस्लेशन हुई है, एक तो उसमें जो रिफॉर्म्स के नाम पर ये जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं वो, और जो पूरा जो प्रोसेस है वो भी न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मुसादम था लेकिन रूल्स ऑफ प्रोसीजर के भी ये खिलाफ गया है। और बिल्कुल जॉइंट सेशन में 50% से ज़्यादा वोट पड़ने चाहिए थे और गिनती भी ठीक नहीं हुई है, वो सबको पता है। और हमारे तो एक दो लोग जो है वो ठीक नहीं थे, आ नहीं सके, लेकिन गवर्नमेंट की जो है वहाँ भी नज़र रखनी चाहिए थी, मशीरों को भी गिना गया है। और यहाँ बड़े ही मामला आज जो है, लेकिन शशि साहब आपके लोग कहाँ गायब हो गए? आपकी टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 219 थी, 203 लोग हाजिर रहे, ये 16 लोगों का जो फर्क आ रहा है ये कहाँ? इसमें आपके कितने लोग? 16 बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा। डॉक्टर महेंद्रो या जो है रवि कबर साहब, एक दो लोग जो है ठीक नहीं थे, या इसी तरह कोई मुस्लिम लीग नून से भी कोई ठीक नहीं होगा या कुछ इस तरह। लेकिन हमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ हमने शो की है। और आज के जो बिल का यानी रिफॉर्म्स जो करने होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हकीकत में रिफॉर्म करना, यानी बेहतर करना मजीद। इससे पहले जो भी कानून साजी हुई है, खास करके 2017 वाला एक्ट देख लें, तो उसमें वाकई स्ट्रेंथन किया गया हमारा जो भी इलेक्शन सिस्टम है। लेकिन आज का जो लेजिस्लेशन है, ये तो भद्दे तरीके से पाकिस्तानी इलेक्शन सिस्टम को और भी पीछे, यानी जो अमेरिका की कांग्रेस में भी ये कहा गया है कि यानी ये ईवीएम जो है फुल स्केल फ्रॉड है। और उसमें जो है खुद अमेरिका की एक जो बड़ी जमहूरियत है ना, वहाँ से तो हम बहुत सारी जो है एग्जाम्पल्स ड्राइव करते हैं या दूसरी चीज़ें, तो उसमें तो एक वोट का एक स्टेट में वो 400 वोट कास्ट हो गए एक बटन दबाते ही। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इलेक्शन को मैनेज करने का बिल्कुल तरीका है, ये एक हथकंडा है। और ईवीएम जो पाकिस्तान में हम बहुत सारे इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से या दूसरे जो भी हमारे पार्लियामेंट के मामलात हैं, उसमें हम काफ़ी सारे हर चीज़ में न सही, काफ़ी सारी चीज़ों में अभी अटकाई हवालों से गुजर रहे एज कम्पेयर टू अदर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। तो देयर इज डिफरेंस। ये कंपेयर करना, आप भला महंगाई और गुर्बत के हवाले से आप कंपेयर करें ना कि हम कहाँ जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में कौन कौन से, या रूल ऑफ लॉ के हवाले से आप, यानी वो चीजें वहाँ भी लोग पीछे जा रहे हैं ईवीएम के हवाले से। सही। महंगाई का आप जिक्र करें, उसमें तो पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गया, मुस्तकिल ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। जी, मैं इसको सिर्फ ये बात करूं कि ईवीएम जो है, ये मशीन जो है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ेंगी, ये डंपिंग के लिए इस्तेमाल होंगी, ये खान साहब की हुकूमत और उनकी पार्टी के भी गले में पड़ जाएंगी ये। सही। और ओवरसीज के हवाले से बड़ा एक पलंदा है, इसमें बात करूंगी मैं। जी जी बिल्कुल। अभी इस पर जरा अली गौर बलोच साहब को जरा इस गुफ्तगू में शामिल कर लें, फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ भी आते हैं। अली गौर बलोच साहब, ये इसका मतलब कि पिछले हफ्ते जब आपने बिल पास होने से हुकूमत के रोके थे, वो आपने यानी अपोजिशन ने नहीं रोके थे, वो हुकूमत के अपने लोगों ने रोके थे, क्योंकि अगर अपोजिशन वो बिल पिछले हफ्ते रोक सकती होती तो ये आज भी आप कामयाब होते। आज हमने देखा 200 से ज़ायद आपकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन आप रोक नहीं पाए। हुकूमत की तैयारी पूरी थी, इत्तेहादी भी हुकूमत के साथ खड़े हैं, अपने नाराज़ लोगों को भी हुकूमत ने मना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अरबाब साहब, बात ये नहीं है कि हुकूमत ने बिल पास करवा लिए हैं, बहस ये है कि ये पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन है कि आज बग़ैर मशावरत के और बग़ैर किसी चीज़ पर मतलब है कि कंसेंसस पैदा किए, ये मतलब है कि आज असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो लेजिस्लेशन है उसको बिलडोज किया गया। और आपने देखा कि ये मतलब है कि इसमें बेशुमार वो कवानीन हैं जो आइन और कानून से मुतसादम हैं और मुतसादम तरीके के साथ उनको पास करवाया गया। और आपने देखा कि ये जो मतलब है कि 2017 में अमेंडमेंट्स हुई थी इलेक्शन की इस्लाहात के ऊपर, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें ये नहीं देखा गया था कि अपोजिशन कौन है और हुकूमत कौन है। देखें, पहले हम ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास सकूत ढाका हुआ और पाकिस्तान बड़े बड़े अलमियों से गुजर चुका है।
आज मुल्क में एक मतलब ये हालात हैं कि जिसमें मुल्क की इकाइयों को बरकरार रखना ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि तरीक़ेकार वो अपनाया जाए जो कि धौंस और धांधली वाला नहीं होना चाहिए। देखें, इलेक्शन में 117 मीटिंग हुई थी जब 2017 की अमेंडमेंट हुई थी, जो कमेटी बनी थी उसकी कितनी मीटिंग हुई अरबाब साहब? 117। इन्होंने 3 मीटिंग की और 3 मीटिंग के बाद इन्होंने एक ही राग अलाप लिया कि हम EVM मशीन को लाएंगे ही लाएंगे। और एक इन्होंने आज इसलिए भी पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है कि आज कुलभूषण यादव जो कि इंडिया का भारतीय जासूस है, आज उसको भी NRO जारी किया गया और उसके नाम के साथ मंसूब एक लेजिस्लेशन की गई। आप देखें कि इंडिया की लोकसभा में क्या कभी हमारे पाकिस्तानी किसी जवान सोल्जर के नाम के साथ कोई लेजिस्लेशन हुई, या वो इस किस्म का इकदाम उठा सकते हैं? लेकिन अली गौर साहब, ये क्या आपने देखा है कि इस पूरे दिन में क्या आइन और कानून के खिलाफ कहीं जाकर हुकूमत ने कोई कार्रवाई की? आप कह रहे हैं कंसेंसस नहीं किया गया। कंसेंसस उन्होंने जिसके साथ करना था, यानी MQM, काफ लीग और उनके दीगर छोटे इत्यादि, उनके साथ उन्होंने किया। देखें, बात यह है कि इसमें जो अमेंडमेंट्स थी, ये इसमें बेशुमार अमेंडमेंट्स वो हैं जो आइनी अमेंडमेंट्स हैं, जो कि आइनी अमेंडमेंट्स हैं, वो 2/3 मेजॉरिटी के अलावा पास ही नहीं की जा सकती। जिस तरह के जो पहले वोटर लिस्टें हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास हैं, वो आइन की अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और इन्होंने सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास करके वो नादरा को दे दिए हैं धांधली करने के लिए। फिर ये है कि जो EVM मशीन है, इसके ख़िलाफ़ मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 37 एतराज़ात लाए। इनसे ये पूछें कि आपके वज़रा में लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियाँ तो दी, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए गए। दुनिया के 18 या कितने ममालिक में ये इस्तेमाल होती थी, जिसमें से 9 के 10 मुल्क ऑलरेडी क्विट कर चुके हैं, और जर्मनी ने इसके ऊपर लेजिस्लेशन की है। और आप ये EVM मशीन सिर्फ इसलिए चूँकि इनको पता है इनकी 3 साल कारकर्दगी में महंगाई, गुर्बत, करप्शन के अलावा इन्होंने आवाम को कोई तोहफ़ा नहीं दिया, तो अब इनको अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा है। सिर्फ अगला इलेक्शन चुराने के लिए आज भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ साहब ने बात की, बिलावल साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि हम आज चलें जरा अली गौर साहब, मैं आपकी तरफ जरा वापस भी। आमिर लियाकत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर लियाकत साहब, ये आज आप असेंबली में पहुंचे, आपने कहा कि मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ, बड़े एहतमाम के साथ लाया गया हूँ। ये इतने एहतमाम के साथ कौन लाया आपको? मैंने कहा हम आए, हम आए, तो उस हम में आप भी शामिल हो गए। हम तो फिर हम है ना, फिर हम आए नहीं लाए। अच्छा, हम में कौन कौन शामिल था आपके साथ? हमें इसलिए हम में सब है, हमें। अच्छा, यानी हम में सारे तहरीक इंसाफ वाले हैं? नहीं, हम तो सिर्फ हम है, बाकी सारे तहरीक इंसाफ वाले मैं। अच्छा, यानी हम, आप अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, मैं अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूं, हम आए नहीं लाए। अच्छा, तो कौन कौन लाया आपको? ड्राइवर। अच्छा, और वो बड़े एहतमाम से लाया? किसका ड्राइवर? बहुत दिन बाद इस्लामाबाद आया, तो बहुत एहतमाम से लेके आया। अच्छा, तो यानी आपका जो जुमला था उसके पीछे ज़ाहिर है तो बहुत सारे मायने, पूरी एक कहानी होगी। वो कहानी मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर आप बता सकें। कहानी ये थी कि अब पहले लेटर आए असेंबली से कि इस जॉइंट सेशन, उसके बाद उसे फोन किया, जॉइंट सेशन, तो उसने सीट कराई, तो हमने कहा सीट बनेगी, हमने गाड़ी लेकर हम आए, और फिर हम आए और इस्तेमाल के साथ असेंबली में। तो भाई वो फ़ोन किसका आया, और वो जो ड्राइवर था वो आपका यानी हमारा ही था, या वो भी किसी और का था? हमारा ड्राइवर था, वो 30 साल पुराना है, तो उसने कहा कि आप आए, हम आगे। अच्छा, यानी अपनी मर्जी से आप गए थे, किसी ने आपको बोला नहीं कि आपको जाना है? देखिए, कौन बोलेगा, मुझे को बोल सकता है। अगर आप वैसे ही तो खैर आपसे मजाक करो, चूंकि आप मेरे छोटे भाई हैं अरबाब, लेकिन देखिए, अगर आप बिल्कुल इसको संजीदगी के साथ देख रहे हैं, तो इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि हम आए नहीं लाएंगे का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन रहनुमा है वो मुसलसल राब्ते में थे, और आज सुबह अली जैदी, जनाब फवाद चौधरी, जनाब मुराद सईद, जनाब अली मोहम्मद खान साहब, ये कुछ वज़रा हैं जो सुबह से मेरे पास आए थे और मुझसे राब्ते में थे, और उन्होंने कहा था कि आज तो अमिर भाई आपको चलना ही चलना है, आप हमारे भाई आप। तो PTI पार्लिमानी पार्टी के अराकीन अगर अपने ही रुकन को लेने के लिए आए हैं, तो ये किसी एजेंसी के लोग होते, ना ही किसी के इदारे के लोग होते, हमारी पार्टी के लोग थे। पार्टी के लोग मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ लेकर गए, तो ये बहुत गंदा इल्जाम है
इदारों पर और फौज पर या इदारे पर कि जनाब वो लोग फोन कर रहे हैं और बुला रहे हैं। हमें तो अली मोहम्मद खान ने फोन किया, हमें तो अली जैदी ने फोन किया, हमें तो भाई वजीर आजम साहब से कोई नाराजगी आपकी चल रही थी, कोई गिला था? जी बिल्कुल थी नाराजगी। उन्होंने हमेशा की तरह एक बेहतरीन कप्तान होने का सबूत देते हुए, एक बेहतरीन लीडर, एक बेहतरीन रहनुमा, एक बेहतरीन बासलाहियत इंसान होने की हैसियत से उन्होंने आपको तकरीबन 45 मिनट में सारे गिले शिकवे दूर किए। अच्छा, क्योंकि जब 11 बजे आपने ट्वीट किया उस वक्त तक आपकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से हो नहीं सकी थी और लग रहा था कि बड़ा गम और गुस्सा उस ट्वीट में आपने जाहिर किया। अपनी सीट आपने बताई कि किसको आपने शिकस्त दी और कामयाबी हासिल की, और फिर उसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर ने आपको मिलने बुला लिया। बिल्कुल जाहिर किया था गुस्सा, बिल्कुल जाहिर किया था, बिल्कुल अपनी एक तकलीफ का इजहार था, गुस्सा नहीं तकलीफ का इजहार था। और उसके 2 मिनट के बाद जनाब वजीर आजम ने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और मुझे से, और जो कुछ भी मैंने बातें की वज़ीर आज़म साहब ने उसको न सिर्फ माना, इतराफ़ किया, बल्कि ये भी रियलाइज़ किया कि कहाँ पे क्या कुछ रियासती हुई है। और उन्होंने 45 मिनट मुझे दिए, इजलास थोड़ा लेट में गए इजलास में, और फिर मुझे अपने साथ हाथ दिए वो लेकर गए इजलास। अच्छा, तो अगर ये जो तकलीफ थी आपकी या जो बुनियादी शिकायत थी वो थी क्या, और वो दूर कर दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और आगे उम्मीद है कि फिर वो शिकायत दोबारा नहीं होगी? ज़ाहिर कराची के हवाले से आपने गुफ्तगू की होगी। मुझे ना किसी ओहदे की तमन्ना थी न है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं आप कि मैं वज़ीर भी रह चुका हूँ, मैं खाने काबा के अंदर 2 मरतबा जा चुका हूँ, मैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जा चुका हूँ। मेरे लिए मज़ीद किसी तमन्ना मुझे नहीं है। मेरा दुख इस बात का है, और वो दुख ऐसा है, और वो दुख इस बात का है कि TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक ऐसी जमात है जो मेरे मसलक की है, वही है जो उनका मसलक, मेरा अकीदा वही है जो उनका अकीदा है। वो भी लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं, मैं भी लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं, हम सब बल्कि कहते हैं, आप भी हम सब कहते हैं। बेशक बेशक। तो हम सब वो है जो नबी करीम से मोहब्बत करते हैं। मेरा शिकवा, मेरा गिला ये था कि जब उनसे मज़ाकरात हो रहे थे तो मुझको क्यों नहीं भेजा गया, जो कि उनको भी अच्छी तरह जानता है और वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। और मैं उनसे बात कर सकता था, मैं उनके दिल के करीब पहुंचे हुआ इंसान हूँ। मैं पीर खादिम रिजवी साहब का एक बहुत अदना सा आशिक हूँ, मैं उनके बेटे को भी अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं ये TLP के साथ अगर बात करता तो मेरे वतन के एहलकार शहीद नहीं होते, मेरे वतन के वो एहलकार जो ड्यूटी देते हुए शहादत के मनसब पर फायज हुए वो शहीद नहीं होते, खून नहीं बहता, कुछ और नहीं होता अगर ये मुझे भेजते। उन लोगों को भेजा जा रहा है जिनको ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ना उन्हें ये पता कि सफीर को निकाला ही नहीं जा सकता, ये उनको समझाएं, ये कैसे समझाएंगे जो ये भटना पड़ता है। एक मेरा ये शिकवा था, मेरे कराची के जो मामला होते हैं उसमें मैं आइकॉन हूँ कराची, आप भी जानते हैं अरबाब भाई के कराची में मेरी क्या वैल्यू है, मैं क्या हूँ। तो कराची के मामला में ये आप बिल्कुल नहीं पूछते हैं, राब्ता नहीं करते हैं। तो कुछ छोटी मोटी बातें थी जिसको वज़ीर आज़म ने रियलाइज किया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बल्कि अफसोस का इजहार किया, और आइंदा ऐसा नहीं हुआ। तो अनवर ज़ाहिर ये सिर्फ कराची में इन्होंने आपको नहीं नज़रअंदाज किया, पूरे कराची को नज़रअंदाज किया हुआ है ना। ज़ाहिर ये भी शिकायत आपने सामने रखी होगी कि जो कराची से इन्होंने वादे किए जिन पैकेजेस के, उन पर भी कहीं कोई अमल दरामद हमें होता नजर नहीं आ रहा है। जरूर फरमाया आपने, ये बिल्कुल मैंने बात की, और बिल्कुल आपका अंदाजा दुरुस्त है क्योंकि आप इनके करीब है तो अंदाजा आपका दुरुस्त है। मैंने बिल्कुल सारी बातें की है कि पूरा कराची नजरअंदाज है, और आपको 14 सीटें कराची वालों ने दी हैं। आपको कराची में आकर कुछ दिन क़याम करना चाहिए, रुकना चाहिए, और पहले भी आपने दौरे का प्लान बनाया था और ये आप नहीं आ सके थे, तो खान साहब ने अपनी कुछ मजबूरियां बताई और ये कहा कि मैं अब आमिर बिल्कुल आऊँगा और तुम मेरे साथ होंगे जहाँ जहाँ पर चलेंगे। और ये भी मैंने कहा कि कराची वाले आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, कराची वाले अब भी उम्मीद लगाए बैठे। हालांकि लेकिन आज जो बिल मंजूर हुए उनमें हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया है वो भी ये मुताबिक MQM का था, लेकिन हुकूमत इसको पूरा कर रही है। तो इससे अंदाजा होता है कि कराची और हैदराबाद का दर्द इमरान खान रखते हैं, लेकिन ये कि सही एडवाइजर, सही मुशीर, सही आदमी उनको अगर उनके साथ हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आदमी बुनियादी तौर पर बहुत अच्छे, बहुत खुले दिल, साफ दिल के, तो इंशाल्लाह बेहतर होंगी सबसे ज़्यादा बात। ठीक है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर ये कराची की महरूमियों से मुताल्लिक और MQM की जो मुतालबात बिल्स की सूरत में पास हो गए हैदराबाद यूनिवर्सिटी और इसके अलावा नई मरदमशुमारी का, क्या ये MQM ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है EVM को वोट देकर? ये सवाल रऊफ सिद्दीकी साहब के सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से SSC पलीजू साहिबा, नून लीग से अली गौर बलूच साहब और मुस्लिम MQM पाकिस्तान से रऊफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो रऊफ सिद्दीकी साहब, ये आज हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ये बिल पास हुआ, नई मरदमशुमारी का बिल, ज़ाहिर है ये दोनों बिल, ये तजवीज़ आपकी थी, आपके मुतालबात थे। तो ये इन मुतालबात की वजह से फिर आपने EVM को एक लार्जर पिक्चर देखते हुए आपने उसको वोट किया, चूँकि आपके खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह थे, वो खदशात ज़ाहिर दूर नहीं हुए, ये 2 बिल्स पास हो जाएँ, इस वजह से आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया सूरत हाल? नहीं, ये इसको इस तरह नहीं लीजिए। ये यूनिवर्सिटी का क़याम का जो बिल है, अफसोस की तो बात ये है कि आप जामियात बनाने के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बरसों से मुतालबात रखते जाए और फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल लाया जाए, ये तो अजीब और गरीब बात है, ये काबिल अफसोस भी बात है। इतना अर्सा क्यों लग गया? ये तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन रहा है। इसको तो है, ये अच्छा काम हुआ है, काबिल तारीफ बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे कलभूषण के हवाले से एक दोस्त फरमा रहे थे, बिल्कुल बात सही है कि बाई नेम आप इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी जरूरत थी। जाहिर बात है आलमी इदारे इंसाफ ने इसके ऊपर अपने कुछ कमेंट किए हुए थे, लेकिन बाई नेम रजिस्ट्रेशन तो होनी भी नहीं चाहिए। और MQM ने जिन जगहों पे किया इसको कंप्रोमाइज नहीं कहेंगे आप, बल्कि ये एक नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ये तमाम मामला को देखना था। अब आप अंदाजा लगाइए ना, इतने सारे बिल जमा हुए पड़े हुए हैं, और तो इसका मतलब ये है कि बस कोई कानून साजी ना हो, मुल्क ऐसे ही चलता रहे। देखिए ये सारा आइन और कानून जितना भी है ये मैन मेड है, इसके ऊपर तरमीम होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, चलती रहेंगी। आज जो ये झींगा मस्ती हुई है, मतलब ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं। ये तो अब रिवायत बन चुकी है रऊफ सिद्दीकी साहब, जब भी असेंबली का इजलास होता है मनाज़िर में ये देखने को मिलते हैं। इसी में मैं कुछ इजाफा करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। सबको इससे देना चाहिए था, बोलो जितना बोल रहा है, और यही सारी चीजें जिस तरीके से अप्रूव हुआ ये 3 दिन के बाद कर लेते, लेकिन बहस मुबाहसे के लिए फ्लोर को ओपन कर देते, सब कुछ बोलते, क्योंकि इसमें ये कानून साजी होने जा रही है। तो कुछ जगह के ऊपर ये लकूना रह गया है, और ज़ाबत मशावरत पूरी नहीं हो सकी, लेकिन ज़ाबत अददी अक्सरियत तो है ना। अब आप मगरबी जमहूरियत को रखेंगे तो आपको तो नंबर ही गिनना पड़ेंगे, आप गिनते रहिए, नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो दूसरा खामोश हो जाएगा। और ज्वाइंट सेशन बुलाई इसीलिए गालिबन किया था मेरे ख्याल। बिल्कुल, चलें तो सस्सी साहब, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके वोट को हक दिया गया है, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके हक में है। फिर आप लोग को इस पर एतराज़ क्या था? हुकूमत के तरीक़ाकार पर एतराज़ है, क्योंकि 80-90 लोगों का मामला है। क्या एक आम तासुर अपोजिशन में ये पाया जाता है कि अगर इनको वोट का हक दे दिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इससे फ़ायदा होगा? अरबाब, इस पर मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा कि ये अहम चीज़ है ये, और हम सबके लिए इलेक्शन खुद एक अहम चीज़ होती है, और ये जल्दबाजी में आज हुए हैं। ये अगर इसमें 2-3 महीने भी लग जाते हैं, हर किसी को बात करने दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें डेलीब्रेशन तो होना चाहिए थी। और वहाँ भी देखा आपने कौमी असेंबली में जब बिल ये पास हुआ कुछ महीने पहले, तो वहाँ भी जल्दबाजी में स्टैंडिंग कमेटीज में भी उसकी उस तरह से नहीं हो सकी थी, और इसी पर हमें ज़्यादा एतराज़ था। ओवरसीज के हवाले से देखें, एक तो हम और आप ये समझें कि हमारे यहाँ के जो इलेक्ट्रल कवानीन क्या कहते हैं, यानी पोलिंग स्टेशन से बाहर एक मखसूस एरिया के बाहर जो बंदा होता है वो वोट नहीं कर सकता, उसको अंदर आना ज़रूरी होता है। तो मुल्क से बाहर जो शख्स बैठा होगा वो उसको अगर वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना है, वोट कास्ट करना है अपने किसी उम्मीदवार के लिए, पार्टी के लिए, वो पाकिस्तान आकर कास्ट कर ले सकता है, और उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर किसी ने रानी का ओथ उठाया हुआ है, कोई कैनेडियन शहरी है, अमेरिकन है, और हमें उसके बैकग्राउंड का उस हवाले से नहीं है पता, और वहाँ बैठकर आई वोटिंग पर वोट करता है, एक बंदा वोट करता है और वोट एक को करता है, चला दूसरे के पास आता है। आई वोटिंग के हवाले से हमने अपनी कमेटी में ये मामला, जब कोर्ट ने हमें कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पार्लियामेंट का मामला है, फिर हमारी स्टैंडिंग कमेटी को आया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, तो सारे लोग थे, फारूक नाइक से लेकर वलीद इकबाल साहब तक, और उसमें यही एतराज़ उठे थे। एक तो पायलट प्रोजेक्ट जब था तो बड़ा ही महंगा पड़ा था, और ये सिक्योर नहीं है, ये हैक हो गया। पहली दफा इतना उसमें सारे कुछ किया गया, लेकिन हैक हो गया। वियतनाम से बैठे हुए किसी शख्स ने सारी इलेक्शन वो प्रोसेस पे असरअंदाज होकर उसकी टेम्परिंग करके नतीजे चेंज कर दी।
ये तो पायलट प्रोजेक्ट, उसकी रिपोर्ट भी आखिर तक पीटीआई ने ले नहीं होनी थी। मैंने बारहा कहा स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पर, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसको जरूर मैडम ये पार्लियामेंट में आना चाहिए, और मैंने भी बार-बार कहा कि इसको पार्लियामेंट में आना चाहिए। आखिर तक उन्होंने नहीं किया, और ये जो है पूरे इलेक्शन को चुराने के लिए, और ये वायलेशन है, ये जमहूरी हक, जो एक बंदा एक वोट पर ये बड़ा वार है पाकिस्तान। तो ससिया बस मतलब पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट करें, लेकिन वो जब इलेक्शन हो, इलेक्शन डे पाकिस्तान आए, अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएं और वहां पर जिस तरह दूसरे लोग, यानी कोई भी और जो हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी ने किया भी है ओवरसीज के लिए बहुत कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ किसी के वफादारी उसका क्या आप लेंगे, और वोट एक बंदा दे, दूसरे उसका हो गया रिजल्ट के वक्त 200 अगर आपके मुखालिफ से रह जाते हैं, तो आपको मुखालिफ से रात बीच में 2 घंटों में जो है 200 वोट पड़ जाए, कहा जाए कि ये तो ग्लासगो से आ गए वोट, ये तो फरार है। तो आई वोटिंग वल्नरेबल है, आई वोटिंग सिक्योर नहीं है, आई वोटिंग पाकिस्तान के इस्तेकाम के बरबार है। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ बताएं। सही। तो अली गौर साहब, ये ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून का भी यही एतराज़ होगा जो पीपल्स पार्टी का है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आएँ और आकर अपने पोलिंग स्टेशन में वोट डालें। इस पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। फिर अभी आमिर लियाकत साहब जो फरमा रहे थे कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हम आए नहीं, हम लाए गए, हमें बड़े एहतमाम के साथ लाया गया और बड़े सीनियर रहनुमा उनकी पार्टी के उनको मनाकर लेकर आए। तो ये जो आपके चंद मिसिंग लोग थे, वो चाहे 6 थे चाहे 10 थे, उन लोगों को आप भी मनाकर अगर बड़े एहतमाम के साथ लाते तो थोड़ा टफ टाइम गिनती में हुकूमत को आप दे सकते थे, बड़ा करीबी मामला हो सकता था आज। देखें, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी से तो कोई भी बगैर किसी रीज़न के ऑप्शन नहीं था। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो नंबर ऑफ़ गेम है उसमें हम एज आ पार्टी भी मुतमईन है और एज आ अपोजिशन भी हमारी मैक्सिमम हाज़िरी थी। एक तो देखें ना, एक तो हमारे रुकन जो MNA हैं मलक परवेज़ साहब, वो फौत हो चुके हैं, लेकिन आपने देखा कि उनकी अहलिया और उनका बेटा भी MNA है, तो वो भी आए हुए थे। तो हमारी हाज़िरी के ऊपर इशूज़ कोई नहीं थे। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको कहा है कि कुछ मुल्की फ़ैसले ऐसे होते हैं जिसमें ये नहीं देखा जाता कि अददी, इसका मतलब है कि जब हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी तो हम पूरे आइन को तब्दील कर देते, हम अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन कर देते। खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ें मुल्क के मफाद में हरगिज़ नहीं होती, इनको वसी तर मफाद में देखा जाता है। और ये तो कोई मतलब नालायक और अहमक लोग हैं, और मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के मतलब है कि ये लोग तो कहते थे कि भाई दूसरों को गद्दार गद्दार कहते थे। आज ये बताएं, इनमें कोई शर्म हया है कि इन्होंने कुलभूषण के नाम के ऊपर लेजिस्लेशन की? ये मुझे बताएं कि आइन में है, आइन ने दिया हुआ है इख्तियार इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्टों का, इन्होंने वो इख्तियार लेके नादरा को दे दिया सिंपल मेजॉरिटी के साथ। ये तो वैसे ही आइन से मुतसादिम है। आज असम्बली के फ्लोर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और मौलाना साहब, तीनों बड़ी पार्टीज और दीगर छोटी हुई पार्टीज़ में, मुझे ये बताएं कि किस तरह से हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन बैठी, जो एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, एक दूसरे के सियासी हरीफ भी हैं हम साथ साथ, लेकिन इस बात पर तो तमाम मुत्तफिक थे ना कि भाई ये जो EVM मशीन है ये नहीं होनी चाहिए। जब मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि ये तो बहस ही नहीं है कि ये कानूनी थी या नहीं थी, नंबर ऑफ़ गेम ज़्यादा थी या कम थी। जब हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी तो क्या हम ये कानून पास करवा देते कि व्हाट्सएप के वॉइस नोट के ऊपर वोट डाल दिया जाएगा? जो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं वो तो उसका इस बात पर हमें कतई इतराज़ नहीं है कि उनको वोट का हक ना दिया जाए, हम तो इसके हक में हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार तो इत्तफ़ाक़े राय से तय किया जाए कि उस वोट को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। उसका तरीका जो ये इन्होंने इख्तियार दिया, इन्होंने बदनीति पे मबनी EVM के बाद दूसरे नंबर पर जो ये वोट चोरी करना चाहते हैं वो ओवरसीज़ को इख्तियार दे के करना चाहते हैं, क्योंकि वो तरीक़ाकार इतना कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल होगा कि पाकिस्तान में आज भी वो मुक़द्दर हल्का, ये ऑलरेडी एक कठपुतली हुकूमत है जो धौंस और धांधली के ज़रिए आई है, जो RTS सिस्टम बंद करके आई है। अगला इलेक्शन चुराने की मुख्तलिफ ये अमेंडमेंट्स नहीं थी, ये कानून साजी नहीं थी, ये अगला इलेक्शन चुराने की प्लानिंग थी
कश्मीर का सौदा करने वाले दूसरों को कहते हैं इस कानून साजी को नहीं मान रही और अदालत में चैलेंज करना चाहती है। दूसरों को देखते हैं कि आगे अदालत में चैलेंज हो सकता है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ससी पलीजो साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, अली गौर बलूच साहब और आमिर लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है इस बिल पर, इस कानून साजी पर, खासतौर पर EVM के मामले पर सिर्फ अपोजिशन को या उनके इत्तेहादियों को खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी 37 एतराज़ात इस पर थे। अब इस कानून साजी से पहले हुकूमत ने कितने एतराज़ात दूर कर लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल तो पास कर लिया, इंतखाबी इस्लाहात बिल तो मंजूर हो गया और इसके तहत अब अगर कहीं कोई कानूनी तौर पर बीच में कोई रुकावट नहीं आती तो ज़ाहिर है हुकूमत के मुताबिक तो अगले इलेक्शन इसी मशीन के ज़रिए होंगे। लेकिन इस मशीन पर हमने देखा था जब हुकूमत ने इस पर बात करना शुरू की, सबसे पहले अपोजिशन ने एतराज़ किया। अभी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से चंद रोज़ पहले तक इत्तेहादी इस पर एतराज़ कर रहे थे और अपोजिशन के एतराज़ के बाद इलेक्शन कमीशन के पास से भी और उनके हाई ऑफिशल्स की तरफ से भी इस पर 37 एतराज़ात उठाए गए थे। उसके बाद हमने देखा किस तरह हुकूमत के वज़ीरों ने इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए, बाद में उन्हें उस पर माजरत भी करनी पड़ी, शो कॉज नोटिस उनको सर्व हुए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत ने इस बिल को तो मंजूर करवा लिया, उसके बाद के इलेक्शन कमीशन के वो एतराज़ात दूर करने की कोशिश की गई या अब इलेक्शन से पहले इसको करने की कोशिश की जाएगी, और क्या इतना वक्त बाकी है कि इस मशीन को दुरुस्त तरीके से पूरे पाकिस्तान में इसके ज़रिए इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जा सके। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। वो जो 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के थे, वो क्या इस बिल के पास होने से पहले हुकूमत ने कोशिश की उनको दूर करने की, या उनके रहते हुए बिल पास करवा लेना एक मुनासिब अमल समझते हैं आप हुकूमत का? हुकूमत ने खास हिकमत अमली के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं रखा, उसको नज़रअंदाज रखा और शदीद अपने वज़रा से क्रिटिसाइज करवाया। और उसकी सबसे बड़ी अहम सबूत यह है कि फवाद चौधरी साहब वो बड़े साफ़ मिनिस्टर हैं, सियासतदान हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने इलेक्शन कमीशन पर बुरा भला का तनकीद की या तज़हीक की या तजलील की, ये काबीना का फैसला था, ये मेरा फैसला नहीं था। मैंने एक हुकूमत के तर्जमान की हैसियत से जो अंदर जो मुझे कहा गया काबीना के फैसलों में, वो मैंने बाहर कह दिया। इससे मैं माजरत चाहता हूँ। अगर आपने कोई शौकाज नोटिस जारी करना है तो आप काबीना को नोटिस भेजें, और काबीना के कहने पर ही मैंने बाप को बुरा भला कहा था। तो ये एक बड़ी अहम बात फवाद चौधरी साहब ने फरमाई। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अब बेबस हो चुका है, कानून साजी हो चुकी है। हमारी अपोजिशन ने एक बहुत बड़ा एक फेस सेविंग की, खूब तकरीरें की, तनकीद की, स्पीकर साहब को भी आप बड़ा भला कहते रहे अपनी जुबान में, लेकिन उनके 13 मेंबर कहाँ गए? उनके 13 मेंबरों को कोई हिसाब नहीं ले रहा। अगर वो 13 मेंबर मौजूद होते तो बड़ा टाइट पड़ जाता, ये आसानी के साथ या बड़ी छोटी सी मामूली अक्सरियत के साथ भी बिल पास ना होता। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने फरमाया, इत्तेहादियों ने भी कौम को धोखा दिया, अपने वोटर्स को धोखा दिया, स्टेट को धोखा दिया। तो उन्होंने ये कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब उनसे ये पूछा जाए कि रातों रात वो तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ गए? हुकूमत ने आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। आपने उस तहफ़्फ़ुज़ात की आड़ लेकर 11 नवंबर को आपने मुश्तरका इजलास में मौखर करवाया, अपने मुतालबात पाने के लिए, अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए आपने हुकूमत को आपने कॉर्नर करने की कोशिश की। हुकूमत बहरहाल हर हुकूमत ऐसा करती रहती है, लेकिन हमारे इत्तेहादियों से पूछा जाए कि आपने तहफ़्फ़ुज़ात क्या दूर हो गए थे? अगर तो दूर हो गए थे तो आज ये बिल तो वही आया जो बिल पेश करना चाहती थी हुकूमत। तो हमारे एंकरों को, हमारे तमाम पैनलिस्टों को कानूनी आईनी बहस में ना पड़े, ये 2 सवाल करें। एक सवाल अपोजिशन से करें कि आपके 13 आदमी कहाँ गए, आपके मेंबर कहाँ गए 13, और के बाद आपने क्या। अपोजिशन के मेंबरान तो अभी हमारे साथ थे, इत्तेहादी हमारे साथ मौजूद थे, ससी पलीजो साहब और अली गौर बलूच साहब अपोजिशन से थे। वो कह रहे थे ज़ाहिर है कुछ लोग बीमार थे, कुछ हॉस्पिटलाइज हैं, कुछ इजाज़त के साथ वो बाहर मौजूद थे, उनका वापस आना मुमकिन नहीं था। इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि जी हमें बस कन्फ्यूज़न का शिकार हैं, कुछ 50-50 उनका मामला लग रहा है।
कुछ वो राज़ी हैं, कुछ उन्होंने अपने बिल्स इस आड़ में मंजूर करवा लिए, अपने मुतालबात सामने रखकर वो फ़ायदा उन्होंने ले लिया। अभी आपने जिक्र किया कि ये हुकूमत ने एक ख़ास हिकमत अमली के तहत वज़रा के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया और तनकीद करवाई, उसके पीछे क्या मकसद हो सकता था हुकूमत का? उनका ये था कि बहर जब इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्टैंड लिया था, आपने 34-37 एतराज़ात किए थे, तो वो बड़ा उनको पुष्ट कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो अपनी जगह पर खड़ा है। लेकिन अब इसके मामले में ठीक है, एतराज़ात भी किए और भी बहुत से अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास केसेस हैं जो अभी ज़ेर समात हैं, फॉरन फंडिंग केसेस हैं, इसके बाद ये शौकात नोटिस है, आजम स्वाति की नाहियत का सवाल भी पेश हो रहा है कि उसने माफ़ी नहीं मांगी। तो ये चंद बहुत सी बातें, फिर दस्का की रिपोर्ट आई हुई है जिस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमेशा जो इलेक्शन में गड़बड़ करती है और टेम्परिंग करती है, दबाव डालती है, हरासमेंट करती है हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, ये सारी बातें सामने आ रही है। उसमें भी उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के जो खास जो स्पॉट में शामिल थे दस्का रिपोर्ट में, उनको भी तलब किया जाएगा। ये सारी चीज़ों को उन्होंने ये सोचा कि हम इनको एक कारण पे कर दें, लेकिन वो तो खड़ा है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बेबस हो गया, कानून साजी हो गई है। अब अगर अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वहाँ उनको रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट बैलेटिंग जो है उसके बारे में अपना रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, रूल बनाने पड़ेंगे। तो मुमकिन है कि इतनी तमाम मुश्किलात को दूर करने के लिए उन्होंने अब ज़ाहिर है अपना सारा काम तो करना पड़ेगा। लॉ ऑफ लैंड तो मानना पड़ेगा कि लॉ ऑफ लैंड बन गया ना, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर एक दो चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी। मसलन इंतखाबी फरिश्तों के हवाले से जो ताकत पावर जो थी वो नादरा को दे दी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापस कर देगा क्योंकि वो आइन से मुतसादिम है। इसी तरह हल्का बंदी के बारे में था कि हमें इंतखाबी फरिश्ते जब की बुनियाद पर हमने हल्का बंदी करवानी है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन से मुतसादिम करार देकर वापस कर देगा। लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये एक्ट में तरमीम है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि जनाब आप ना कोई वे आउट निकाल दें, वो रास्ता निकाल दें। अब तो जो कि कानून साजी हो चुकी है, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करेगा। तो कमर साहब, ये अभी आज जो आपने एक अखबार में कॉलम भी लिखा, उसमें भी आपने इस पर कुछ रोशनी डाली कि ये इत्तेहादियों और अपोजिशन के ये पिछला इजलास मौखर होने के बाद कुछ आपस में राब्ते हो रहे थे और शायद वो इजलास मौखर होने की वजह भी वही थी। तो ये इजलास क्या फ़ायदेमंद आगे साबित नहीं हो सके? कुछ मामलात उसमें बन नहीं सका इन राब्तों में अपोजिशन और इत्तेहादियों के जो हुए, और वो कौन से इत्तेहादी थे, रोशनी डालना आप पसंद करेंगे? अरे ज़ाहिर है इत्तेहादी तो सारे ही थे ना, आपके सबके नाम आ रहे हैं ना। आपके पसंद क्यों थी? MQM थी, इसके बाद फिर बड़ा साहब का ग्रुप था, ये कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी थे जो आज़ाद भी मेंबर थे पार्लियामेंट के, सारे चंद लोग थे। जहीर तरीन के जो 25-30 के वो दावा करते थे, उन पर भी बड़े लोगों ने आज तक आके बैठे हुए थे कि शायद ये ऐसे मौके पर हुकूमत को टफ टाइम दे देंगे। देखो सारे अपने मफादात के जो उनके थे, मुकदमात थे या फायदे थे, वो सब हासिल कर लिए, तो वो हुकूमत तो मजबूर होती है ना। देखो ना, सिंपल मेजॉरिटी का ये नुकसान होता है कि हुकूमत हर वक्त ब्लैकमेल होती रहती है। अगर 2/3 मेजॉरिटी मिलती है तो सारी ब्लैकमेल गवर्नमेंट नहीं होती। अब इमरान खान की हुकूमत तो शुरू दिन से ब्लैकमेल होती रहती है। जब भी कोई कानून साजी होती है, ये इत्तेहादी नाराज हो जाते हैं और पैसे लेते हैं, कोई सुई गैस के नाम से, कोई डेरा मुफ्ती के नाम से, कोई पाकिस्तान के नाम से। हुकूमत को तो मजबूर करते रहते हैं ना, हुकूमत तो इसके पास मेजॉरिटी नहीं है। बिल्कुल। तो हुकूमत ने जो किया अपने कानून आइन के मुताबिक अपना दुरुस्त कदम उठाया, और कमोबेश आज भी ऐसे ही हुआ है। ज़ाहिर कमर साहब, ये अब कानून के मुताबिक ये अब इसको क्या, क्योंकि अपोजिशन ने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया वॉकआउट करने के बाद कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, तो ये अदालत में चैलेंज हो सकता है? ये चैलेंजेबल है जबकि कसरत राय से बिल मंजूर हो गया? नहीं, वो तो ठीक है, जो तो कानून साजी तो ना, आइन साजी को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो तो आइन में तरमीम होती है ना, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने छिपल कह सकती है, मजबूरी होती है। लेकिन जो एक्ट में तरमीमें आती हैं और वो देखेंगे ये स्टेट के या आइन से मुतसादिम है वो चीज़ें, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कलदम करार दे सकती है। इनके पास इख्तियारात हैं। जैसे सरहद के इलेक्शन में हुकूमत रेफरेंस लेकर गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस को खारिज कर दिया और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप आइन के आर्टिकल 236 के मुताबिक वो काम करें। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में वही आड़ लेनी है कि जनाब हमें तो आपने हुक्म दिया था आर्टिकल 236 को मद्देनजर रखिए, जिसमें सिक्रेसी है, ट्रांसपेरेंसी है, और 218 का आपने जिक्र किया जिसके अंदर न्यूट्रलिटी है, गैर जानबदारी है, शफाफियत है। तो वो सब चीज़ें तो मुतसादिम हो गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से और इंटरनेट बैलेटिंग पेपर से, बैलेटिंग के पेपर को वोट कास्ट करने से। तो हमारा तो हम कहाँ खड़े हो, हम कहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, आवाम कहाँ सोचेगी?
ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसमें जवाब दाखिल करना है जो उन्होंने 37 के लगभग जो एतराज़ात लगाए थे। और साथ में ये भी कहना है कि जनाब हमने ये एतराज़ात कौमी सेनेट की कैमा कमेटी में ताज हैदर साहब की सरबराही में हमने ये पेश किए, हमने पार्लियामेंट को दिया, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवाई, हमने स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाई, लेकिन हमें तो गालियाँ पड़ी, हमें तो बुरा भला कहा गया, तो हमें हर किसी ने बात नहीं सुनी। तो अब आप ही हमें रहनुमाई करे, हमें गाइडलाइन दे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, इलेक्शन इसी पे नहीं जाएगा। और जो एक पार्टी बनाया है ना अपोजिशन, उस पार्टी अपोजिशन जो है वो उसको फरीक बनाएगी ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उस फरीक की आड़ में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सब कुछ कह देगा जो उनके साथ आप बीती गुजर रही है। तो कंवर साहब अब ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का इसमें फिर किरदार अब इस पूरी सूरत हाल में है, वो बिल्कुल टूथलेस हो गया या इलेक्शन कमीशन भी अपोजिशन की तरह इसको अदालत में चैलेंज कर सकता है? इदारे के पास ये इख्तियार हासिल है हुकूमत के खिलाफ? नहीं, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। देखो ना, इदारा एक आइन साज इदारा, कानून साज इदारा है, बाकायदा कानून मतलब एक बाकायदा आइनी इदारा है। आइनी इदारा कभी इस तरह से हुकूमत के खिलाफ, वफाक के खिलाफ इस तरह से रेफरेंस नहीं भिजवा सकता, ये भिजवाते की रवायत भी नहीं है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जो अपोजिशन कह रही है, जो अपोजिशन फिर इलेक्शन कमीशन को बनाएगी फरीक, तो वहाँ उस फरीक जो बनाएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन अपना जवाब देगा अपने 37 एतराज़ात के हवाले से और तमाम अपने बैकग्राउंड के साथ बताएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम पेश आ रही है, उसमें अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू नुक्ता नज़र पेश कर देगा। सही। और अगर ज़बानी पूछा सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच ने कि जनाब बतौर चीफ इलेक्शन कमीशन पेश तो बुलाया तो जाएगा, तलब तो किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन को, तो बताएंगे आप बताएं आपकी क्या राय है, तो वो अपनी आज़ादाना राय दे देंगे जनाब हम तो इसके बारे में बेबस है, कानून साजी हो चुकी है, लेकिन इसमें ये खबातें हैं, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कल को मुल्क में हंगामा राई होगी, इलेक्शन तस्लीम ना हुआ तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी जाए, ये बातें। और कंवर साहब अगर इलेक्शन कमीशन को अपनी रेट को मजबूत करना हो, बरकरार रखना हो, तो ज़ाहिर है जो मुताल्लिक़ आर्टिकल्स हैं 218, 219, 62, 63, 4 और 5, इन आर्टिकल्स में इनका इस्तेमाल करते हुए फिर ये इदारा किस तरह से अपनी रेट को मजीद मजबूत कर सकता है? और इस तरह सब बातें बताएगा ना आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये दो तरीके हैं, पाकिस्तान इलेक्शन पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, ये भी देखेंगे जी तो अपोजिशन तो नहीं जा रही है तो वैसे लॉलीपॉप दे रही है, तो फिर उसका इलेक्शन कमीशन का अपना जो कमीशन है, अपना जो इदारा है, अपना कमीशन है, वो फैसला करेंगे हमें क्या कदम उठाना चाहिए। तो फिर वो अपना एक रेफरेंस की सूरत में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी गाइडेंस लेने के लिए, रहनुमाई लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकता है। ये उनकी अपने हैं, तो किस हद तक जाते हैं ये उनके अपने मामलात हैं। हमारी तो नाक़िस राय ये है कि शायद मुमकिन है कि वो इसके बारे में गौर व खोज करें, लेकिन पहले वो देखेंगे अपोजिशन कहाँ जा रही है। और कंवर साहब ज़ाहिर है जो इस इदारे की अहलियत है या सलाहियत है वो इतनी है कि अब इतने मुख्तसर वक्त में ज़ाहिर है तकरीबन 1.5-2 साल का अर्सा रह गया, और अगले इंतखाबात अगर इसी मशीन के तहत होते हैं तो फिर इस मशीन के साथ बेहतर तरीके से कंडक्ट करवा सकता है कि उस पर मुल्क की सियासी जमातों को, खा वो अपोजिशन की हो या हुकूमत की हो, उनको एतराज़ात भी ना हो। ये अहलियत और सलाहियत रखता है अभी इलेक्शन कमीशन इस मौजूदा सूरत हाल में? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बस इख्तियारात एक और भी तो है ना, वो उसके बारे में बाकायदा जब ये बिल पास मंजूर हो गया, वो एक्ट बन गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर ये तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं गवर्नमेंट के, तमाम स्टेक होल्डर, उनको इलेक्शन कमीशन तलब कर सकता है कि जनाब ये मशीन है, हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये बताएं हम किस तरह आगे लेके जाएं। तो वो उनको भी राय लेना जो है वो भी कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आपने कंसल्टेशन करनी है तमाम स्टेक होल्डर के साथ। वो कंसल्टेशन में भी कह देंगे जनाब हमें तो नामंजूर है। ये सारी चीज़ें बड़ी आसान काम नहीं है, अभी तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे तक बात जाएगी। हम तो यहाँ बैठ के बात करना हमारे लिए आसान है, लेकिन जो बाकी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके लिए मुश्किल पेश आएगी। हुकूमत क्या सोच रही है, इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है, अपोजिशन किस के मफादात के साथ आगे जाएगी, पीछे हटेगी, ये सारे मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप चंद रोज में सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे। इस मामले पर उन्होंने कानूनी नुक्ता निगाह से और इलेक्शन कमीशन के नुक्ता निगाह से भी गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।